हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं HNY आप सभी का अपने आदर्श क्लासेस के YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज के डेट में आपके अगर हाथों में कलम हो और कलम में अगर वो ताकत भर दी जाए तो आप पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकते हैं। ये सभी ने माना और ये सभी ने जाना भी है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है फ्रांस रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति। आज मैं आप सभी की फ्रांस की क्रांति के ऊपर मैं NCERT बुक्स स्पेशल जो है उसका थ्योरी, प्रश्न पहले रहेंगे और थ्योरी बाद में रहेगा, उसको मैं भली भांति आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो कुछ थ्योरी में आपको अक्षर टाइप नहीं दिख पाएंगे उसको मैं बोल करके आपको भली भांति समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझेंगे मेरे दोस्त। क्योंकि आपको पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। आपकी इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, समस्त जो कम्पिटिटिव एग्जाम से सभी में आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मैं लेकर के चलता हूँ आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर, उसका डिटेल्स भी आपको समझाऊंगा। आप ज़रा देखिए, MCQ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये सभी ने जाना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 14 जुलाई 1789, 18 अगस्त 1789, 19 जुलाई 1889, 16 अगस्त 1789। अब आपके दिमाग में इसका आंसर फिक्स आ गया होगा, मेरे को भी मालूम है, लेकिन मैं इसके डिटेल्स पर जब मैं आपको जाऊंगा लेकर के, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार है क्या। तो डिटेल्स आपको यहाँ पर समझिए मेरे भाई। देखिए डिटेल्स, जैसा कि थोड़ा छोटा छोटा NCERT बुक्स का मैं स्क्रीन चीज़ लिया हूँ, आप ज़रा समझिए। NCERT बुक्स का स्क्रीन लिया हूँ, यहाँ देखिए ना, मैं स्पेशल NCERT बुक्स है। तो देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि 14 जुलाई, ज़रा समझिएगा, यहीं से आपका क्लियर हो गया मेरे भाई, क्योंकि ऑप्शन में था, बिल्कुल था 14 जुलाई। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी की सुबह पेरिस नगर में आतंक का एक माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। समझ गए हमारी बात को। 14 जुलाई की सुबह 1789 में सेना को मतलब अलाउंसमेंट कर दिया गया कि जा करके लोगों को छेक लीजिए, जो हमारा किला है उस पर आप छेक लीजिए, लोगों को उस शहर में घुसने मत दीजिए। तो हमारे नागरिकों को, कहने का मतलब कि वहाँ जो फ्रांस के नागरिक थे उनको पता चला कि लग रहा है कि सेना सबको छेक लेगी और सबको छेक करके मारने वाली है। इसीलिए अब आगे क्या हुआ, लगभग 7000 मर्द तथा औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ठीक है, जबरन प्रवेश कर गया। कहने का मतलब है कि जब वहाँ के लोग जो थे, नागरिक जो थे, जो लोग थे, वो क्या हो गए, वो डर गए। और जब डर गए तो उन्होंने अपना एक संगठन तैयार करने का जिम्मा लिया। संगठन, तो संगठन तैयार करने का जिम्मा लिया। तो संगठन आप तैयार करेंगे तो लड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो लड़ने के लिए उन्हें बंदूक, गोली, बारूद की आवश्यकता थी। तो इन लोगों ने, जब 7000 लगभग लोग वहाँ जुट गए, तो इन लोगों ने सोचा कि हमें कहाँ से गोली बारूद आएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी सरकारी भवन थे वगैरह वगैरह थे, उनमें वह जबरन प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, कोशिश करने लगे। तो इसके ज़्यादा मैं आगे आपको क्या बढ़ूँ, बाद में ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसका मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताऊंगा। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। बास्तिल, बास्तिल का नाम बहुत महत्वपूर्ण आएगा आपके प्रश्नों में। ठीक है, तो लोग बढ़ गए और जो बास्तिल का किला था उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या क्या हुआ, तो प्रश्न जो आएगा उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप समझ गए ना, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में यहाँ पर ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जो उत्तर होगा मेरे प्यारे मित्र, इसका जो उत्तर होगा इस प्रश्न का, इसका उत्तर होगा ए इज द राइट उत्तर। ए इज द राइट उत्तर ये वाला हो जाएगा, ए इज द राइट उत्तर। ठीक है, ए 14 जुलाई 1789। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरे पर मैं चलता हूँ डिटेल्स के बाद। देखिए जरा,
सवाल आ गया ना आपके सामने। कह रहा है कि बास्तिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बास्तिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको आप भली भांति पढ़िए क्या कर रहा है। सवाल में ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यह फ्रांस में किले की जेल थी, ए में। दूसरा, आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, सी, यह सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, और डी, इनमें से सभी। तो सबकी नज़र क्या है, इसमें क्या आप बता सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर सही हो सकता है। इसमें 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, समझ गए हमारी भाई। तो आपको मैं अब सीधे डायरेक्ट लेकर के चलता हूं थोड़ा सा इसके डिटेल्स पे। देखिए जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है, यहीं से आपको पकड़ाएगा, ये कह रहा है सवाल के बिल्कुल डिटेल्स में कि बास्तिल के किले का निर्माण 14वीं से 18वीं सदी के बीच कराया गया था। ये तो क्लियर हो गया, समझिएगा जरा। इस किले का इस्तेमाल पेरिस की रखवाली के लिए किया जाता था, मतलब जो पेरिस था उसकी रखवाली के लिए इसका मतलब यूज किया जाता था। बाद में इसका इस्तेमाल राज्य की जेल के तौर पे, सोचिए जेल आ गया, 1 नंबर वहाँ दिया था जेल, समझिए जेल के तौर पर किया जाने लगा। 17वीं से 18वीं सदी में राजनीतिक कैदियों को यहाँ रखा जाता था, समझ गए जरा। 18वीं सदी में बास्तिल बर्बन साम्राज्य की क्रूरता का प्रतीक बन गया। क्रूरता, देखिए यहाँ एक शब्द आ गया, क्रूरता का प्रतीक बन गया था। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल किले पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद बास्तिल किले को जमींदोज कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। बास्तिल किले के पतन के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई मेरे दोस्त, ठीक है। इस दिन को याद करने के लिए हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बास्तिल डे मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस में बास्तिल डे मनाया जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया ना, ये तीनों पॉइंट जो उसका था मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न में था ये क्या था उसमें देख लिया आप। अब आइए प्रश्न पे। करा कि यह फ्रांस में किले की जेल थी, बिल्कुल थी। बाद में सुरक्षा, पहले सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसको फ्रांस के बास्तिल के किले में जेल बना दिया गया। बी, आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। क्यों नहीं करते? क्योंकि बास्तिल में लोगों को सताया जाता था, कैद करके पकड़ करके जेल डाल दिया जाता था जबरदस्ती। यह सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, अभी क्रूरता का प्रतीक था। मैंने आपको थ्योरी में बताया, वो जो मैं लिख कर डाला हूँ ना, वो आपके बुक से ही लिख करके डाला हूँ। आप घबराएंगे नहीं, सोचेंगे कि स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले लिए। मैंने लिख डाला है, वो बेहतर आपके लिए है, और कुछ स्क्रीनशॉट है आपके लिए। तो आप यहाँ पर आंसर देंगे, डी इज द राइट उत्तर आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, डी इज द राइट उत्तर, ठीक है। आइए जरा सवाल नंबर अब तीसरे पे आ जाए। कह रहा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर कितना कर्ज था। डिटेल्स बताऊंगा आपको कितना कर्ज था मेरे भाई। ये सवाल आपके प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 2 अरब लिब्रे, 12 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे, 2.8 अरब लिब्रे, इसका जवाब आप ढूंढिए थोड़ा सा सेकंड के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैं लेकर के चलता हूं डिटेल्स की ओर। जरा देखिए, पढ़ो मेरे भाई, देख लो जरा यहाँ क्या कह रहा है, जरा देखिए। मैं आपको डिटेल्स बता दे रहा हूं। देखिए जरा, 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किसकी बात कर रहा है? ये लुई 16वां की बात कर रहा है, लुई 16वां की बात कर रहा है, ठीक है। यह किस वंश का था? तो बुर्बो वंश का था। बोलो मेरे भाई, यह किस वंश का था? बुर्बो वंश का राजवंश लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। गौर करेंगे जरा, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एस्तावेनेत से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जो राजा, जब उसका राज्यारोहण हुआ तो उन्होंने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चलते युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चलते आ रहे थे। अलग अलग राजाओं ने आया, लंबे लंबे समय तक युद्ध चलाया, कर्जा लिया, जिसके चलते बोझ हो चुके थे, सारे नष्ट हो चुके थे वित्तीय जो संसाधन थे। बरसाए के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। किसी भी राष्ट्र में अगर फिजूल खर्ची का बोझ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ कर्ज बढ़ेंगे ही, ये दिमाग पर रखिएगा।
लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का बोझ पड़ गया। अब सोचिए, कहने का मतलब अपना तो घर सपर नहीं रहा है और दूसरे के घर को संसाधन देने के लिए हम छटक पड़े हैं, जिसके चलते अमेरिका से 13 उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए फ्रांस ने, ठीक है, सहायता करने के चक्कर में, ठीक है, अपने ऊपर 10 लिब्रे का क्या कर दिया, बोझ उठा लिया। गौर करेंगे जरा, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। ठीक है, यहां तो 13 उपनिवेशों को छुड़ाने में उन्होंने 10 अरब लगा दिया, 10 अरब लिब्रे का कर्ज ले लिया, और 2 अरब लिब्रे पहले से ही बोझ उस पर था, जिसके चलते 10 × 2 12 लिब्रे का बोझ अब उस पर आ गया था। मतलब 12 लिब्रे का जो उस पर कर्ज था वो बढ़ गया था। 10 अरब लिब्रे, 12 अरब यहाँ पर रहेगा, 10 अरब लिब्रे उपनिवेश को छुड़ाने में और 2 अरब लिब्रे पहले से ही थे। तो 10 × 2 कितने हो गए मेरे भाई, 12। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अरब लिब्रे। 12 अरब लिब्रे इसका आंसर हो जाएगा। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा, लिब्रे फ्रांस की जो है वो मुद्रा है ना, वहाँ की मुद्राएं लिब्रे के अंतर्गत जानी जाती थी, उसको आंका जाता था। ठीक है, आइए जरा सवाल नंबर अब हम 4 पे चलते हैं। 4th सवाल क्या कहता है कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था। यहाँ आप देख लीजिए, आपको पीछे में ही मैंने आपको बताया मेरे भाई, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था, किस राजवंश से संबंधित था। बेनेडिक्ट राजवंश, बेंसन राजवंश, बुर्बो राजवंश, बॉबिक राजवंश। बताओ मेरे दोस्त। अब आपको इसका सवाल का उत्तर मैं क्यों बताऊं, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि किस राजवंश से संबंधित रखता था लुई 16वां जब राजगद्दी पर बैठा, या इससे पहले है। समझ गया हमारी बात को, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। आइए जरा सवाल नंबर 5 पे चलते हैं, इसका यह डिटेल्स है। आइए जरा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, कह क्या रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय राजा से झगड़ा के बाद राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई थी। मतलब जो फ्रांस की क्रांति चली शुरू हुई तो राजा से झगड़ा हुआ, और जब राजा से झगड़ा हुआ तो राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित की गई थी, इसका आपको जवाब ढूंढना है। देखो तो क्या कह रहा है, राजा के महल में, दूसरा है राजमहल के सामने, तीसरा है टेनिस कोर्ट में, चौथा है बर्लिन में। आपका दिमाग क्या काम करता है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। लेकिन अब हमारा डिटेल्स एनसीईआरटी बुक्स से ले लीजिए। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई। आइए जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, टेनिस कोर्ट में कोर्ट शपथ फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआती दिनों में हुई थी। इस शपथ को फ्रेंच में शेरमेट डू जीव डे पॉम कहते हैं। इस शपथ में 3rd एस्टेट के सदस्यों ने शपथ ली थी कि वे जब तक फ्रांस को संविधान नहीं बना जाता तब तक बैठकें बंद नहीं करेंगे। समझ गए, क्योंकि राजा का शासन चलता था, और जब राजा का शासन चलता था तो फ्रांस की क्रांति हुई। अब फ्रांस की क्रांति हुई तो 3rd एस्टेट के लोग जितने भी थे अब वो टेनिस कोर्ट में बैठकें करने लगे। तो अब उत्तर आ गया आपको, कहाँ बैठकें हुई थी, सभा बुलाई गई थी, तो टेनिस कोर्ट में। ठीक है, वो टेनिस कोर्ट को पहले शेरमेट डू जीव डे पॉम कहा जाता था। यहाँ पर जो भी समस्याएं होती थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सभा बुलाई जाती थी लोगों के द्वारा। समझिएगा जरा, ठीक है। तो संविधान बनाने के लिए लोग वहाँ बैठक किए, तब तक बैठकें बंद नहीं करेंगे। इस शपथ के जरिए 3rd एस्टेट ने यह दिखाया था कि उन्हें राजनीतिक अधिकार लोगों से ही मिलने चाहिए, न कि राजशाही से। मतलब राजनीतिक अधिकार लोगों से मिलना चाहिए, ना ही राजशाही से। मतलब राजा का शासन नहीं चाहिए, हमें अपना शासन चाहिए, तब हमको संतुष्टि मिलेगी। इस शपथ के बाद 3rd एस्टेट के लोगों को पहली बार वोटिंग का अधिकार मिला। इस शपथ के बाद फ्रांस में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए और सदियों से चली आ रही अव्यवस्थाओं और शोषण का अंत हुआ। समझ गए मेरे भाई, मतलब सदियों से जो शोषण चलते आ रहे थे, वोट नहीं दिए जा रहे थे लोगों से, अब वो अधिकार उनको प्राप्त हो गया और वो अब सब कुछ अपना अधिकार वापस